चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो टाइटल नंबर है हमारा 12.5 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इमेजिन करो ये एक हमारे पास सिलेंडर है, उस पर एक बहुत ही स्मूथ फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, मासलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, और फिर उसके बाद ये अंदर की कुछ गैसेस बंद है, मॉलिक्यूल उसके वहाँ पर बंद है, और यहाँ से मैंने लगाया उसको आग, मैं दे रहा हूँ उसको हीट या फिर एनर्जी भी बोल सकते हैं आप उसको, मैं उसे सप्लाई कर रहा हूँ। अब होगा क्या, जब ये मॉलिक्यूल्स ये गैस अंदर की वही हीट को एब्जॉर्ब करेगी, ये हीट का वो दो तरह से इस्तेमाल करती है। बोले कैसा, पहले तो जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो अंदर के मॉलिक्यूल्स जो आराम से बैठे हुए थे वो एकदम तेज़ी से गोल 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 घूमने, ऐसा तो घूमने लगेंगे, गोल बोलना गलत हो जाएगा, रैंडम मोशन में गोल घूमने लगेंगे। मतलब क्या हो गया, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। मतलब क्या बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी। अच्छा ठीक है, फिर बाद में जब वो तेज़ी से इधर उधर जाएंगे तो दीवारों के साथ पिस्टन के साथ टकराएंगे। जब वो पिस्टन के साथ टकराएंगे तो क्या करेंगे, वो पिस्टन को ढकेलेंगे ऊपर, और पिस्टन मूव होगा तो यानी क्या कर रहा है, गैस वर्क कर रही है सराउंडिंग पर। तो मैं बोलूँगा ठीक है, अब इसी बात को थ्योरी में लिखो, व्हेन द हीट, या जिसको आप एनर्जी बोल सकते हैं, सप्लाइड टू द सिस्टम, when heat supplied to the system is the heat applied to the system is partly used to increase internal energy of the system। partly वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, to increase the internal energy of the system, and partly नहीं बोलना चाहिए, and the rest amount of energy is used by the system to work on surrounding। चलो बेटा ध्यान दो इधर। तो इस तरह से कंटेनर के अंदर जो गैस बंद थी, आपने हीट या एनर्जी जो सप्लाई की, उसका थोड़ा सा हिस्सा काय के लिए इस्तेमाल हुआ, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, और बाकी का जो बचा कुचा है वो सिर्फ काय के लिए यूज हो रहा है, सिस्टम का यूज हो रहा है टू वर्क ऑन द सराउंडिंग, है ना। अब इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे अपन, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। अब ऐसा है, यहाँ पर याद रखना है हमको, जब हम यहाँ लिखते हैं तो हमें साइन कन्वेंशंस को याद रखना है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो डेल्टा क्यू जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर हीट इमिट हो रही है बॉडी में से तो डेल्टा क्यू क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा, है ना। अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव रहेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा यू नेगेटिव रहेगा, है ना। और अगर वर्क कर रहा है कौन, इज डन बाय गैस, अगर वर्क इज डन बाय गैस तो वर्क डन क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव, और वर्क इज डन ऑन गैस तो वर्क कैसा रहेगा, नेगेटिव। ये कुछ बातों को अपने को ध्यान में रखना है। कभी कभार सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई हम लोग क्या देखते हैं कि आपका डेल्टा यू जो है वो जीरो हो जाता है कभी कभार। बोले ये कब पॉसिबल है, ये दो तरह से पॉसिबल है। एक तो साइक्लिक प्रोसेस में, बोले साइक्लिक प्रोसेस में कैसा, देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, आप एक जगह से शुरू करते हैं, घुमा फिरा के आप वहीं पर आते हैं वापस, है ना। और अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है, मतलब आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है सिर्फ उसी बात पर डिपेंड करता है, उसको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है तुम किस रास्ते पे गए थे। बात समझ में आ रही ना। तो तुम अगर ऐसा घूम के वापस इधर आ गए तो वही पुरानी वाली कंडीशन पे आ गए, तो मतलब तुम्हारी फाइनल कंडीशन बिल्कुल इनिशियल कंडीशन के बराबर होगी। अब फाइनल क्योंकि इनिशियल के बराबर होगी तो फिर मैं बोलूँ बस वही है सिचुएशन, तो फिर चेंज कितने का आया, जीरो का। तो इंटरनल एनर्जी भी कैसी है, सेम है, इंटरनल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू अक्सर जीरो होता है, या फिर एक और है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहा जाता है। आइसोथर्मल आगे आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। वो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है एकदम धीरे धीरे किया जाता है, मतलब आप हल्की आराम आराम से गैस एक्सपांड होंगी,
तो एकदम धीरे धीरे एक्सपांशन होता है। ये बहुत ही एक इमेजिनरी प्रोसीजर है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसमें भी आपका U यानी कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, है कि नहीं? तो इस प्रोसेस में भी डेल्टा U 0 होता है। तो मैं यहां लिखूंगा कि व्हेन डेल्टा U इक्वल्स टू 0, व्हेन डेल्टा U इक्वल्स टू 0, तो मैं यहां लिखूंगा डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फिर जस्ट W बन जाएगा। डेल्टा W बोलो एक ही बात है ना? वैसे इन जनरल फॉर्मूला क्या है फिर? डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। वैसे जनरल तो फॉर्मूला ये है। और आपको शायद याद होगा वर्क डन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि इंटीग्रेशन VI टू VF P dV है। तो डेल्टा Q के फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा U प्लस इंटीग्रेशन VI टू VF P dV, है ना? और अगर मान लो P कांस्टेंट रहा, अगर मान लो P कांस्टेंट निकल गया, तो भैया डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अगर कब ये भैया फॉर्मूला ये कब बनेगा? जब प्रेशर कांस्टेंट रहा तो, क्योंकि जब प्रेशर बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के, और फिर dV का इंटीग्रेशन V, फिर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, जिसको आप डेल्टा V बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या आपको? है ना? डेल्टा Q का फॉर्मूला ये है, डेल्टा U प्लस W। और अगर मैंने कहा डेल्टा U 0 होता, डेल्टा Q की वैल्यू क्या होगी? W के बराबर हो जाएगी, है ना? और एक और चीज़ बताया मैंने कि आप उस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा देखो, एक बार जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि डेल्टा U के फॉर्मूले में CV ही क्यों होता है। चलो देखो, मैं आपको इत्मीनान से बताता हूँ चीज़। आप इमेजिन करो एक सील्ड कंटेनर को, सील्ड कंटेनर, है ना? अब उसके अंदर कोई गैस भरी हुई है और आप उसे हीट कर रहे हैं। डायथर्मिक वॉल है, मसला नहीं, डायथर्मिक वॉल है, मगर सील्ड है चारों तरफ से। जैसे इसका पिस्टन मूवेबल था, इसका पिस्टन मूवेबल नहीं है ना? तो अच्छा ठीक है, मैं बोलूँगा देखो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अकॉर्डिंग इस पर जो हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या बनेगा? आप कहेंगे डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अच्छा, सील्ड कंटेनर में जब आप गैस को हीट करेंगे, जाहिर बात है गैस का प्रेशर बढ़ेगा। क्या गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा? क्या चांस है क्या वॉल्यूम बढ़ने का, फैलने का चांस है क्या? नहीं, वो सील्ड कंटेनर है ना। तो यहाँ पर भैया ये चारों तरफ से दीवारें पैक है, आगे पीछे मूव नहीं होती वो। ये मूवेबल था, ये मूव हो सकता था, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ रहा था, मगर यहाँ मूव होने का कोई चांस ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा भैया ये तो मामला ऐसा है कि V इक्वल्स टू 0 है। V क्या है? 0 है। अगर V 0 है तो सॉरी V कांस्टेंट, सॉरी हाँ V कांस्टेंट है तो डेल्टा V क्या हुआ? 0 हुआ। और अगर डेल्टा V 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा Q ऑफ V इज इक्वल टू डेल्टा U ऑफ V। अब ये V लगाने का मकसद क्या है? ये बताना कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब जैसे कि डेल्टा Q पाथ डिपेंडेंट है, डेल्टा Q पाथ डिपेंडेंट है कि भैया वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो अलग फॉर्मूला, प्रेशर कांस्टेंट रहा तो अलग फॉर्मूला। मुझे मालूम है जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो डेल्टा Q ऑफ V का फॉर्मूला क्या था? म्यू CV डेल्टा T। तो डेल्टा U ऑफ V देखो फिर, या सिर्फ डेल्टा U देखो कितना हो गया? म्यू CV डेल्टा T हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? म्यू CV डेल्टा T। अच्छा, ये कब हुआ? ये फॉर्मूला इसके बराबर कब हुआ? जब वॉल्यूम कांस्टेंट था, तभी हुआ ना ये। तो इसीलिए डेल्टा U के फॉर्मूले जन्मजात यहाँ पर CV आ जाता है ना? वैसे की वैसी CV आ जाता है, कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, तुमको CV लिखना है। डेल्टा Q डिपेंड करता है कंडीशन पे, यहाँ V था तो म्यू CV डेल्टा T आ गया। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो मैं क्या लिखता? म्यू CP डेल्टा T। आई बात समझ में आपको? चलो ठीक है, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो लिख लो रफ में, फिर इसके न्यूमेरिकल्स ले लेंगे। क्या बोल रहे हैं? डेल्टा Q, हाँ डेल्टा Q नहीं, स्टेट फंक्शन डेल्टा Q V। तुम ऐसा बोलना चाह रहे डेल्टा Q इंटू V, कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ अच्छा, ऐसा लिख रहे तुम, सफिक्स V। हाँ नहीं, स्टेट फंक्शन का है, हीट सप्लाइड है ना, बस कंडीशन बता रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट। स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, डेंसिटी, मास, 6 चीज़ें हैं। हीट, ये डेल्टा Q हीट सप्लाइड है बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो इधर मत लाओ यार, वो केमिस्ट्री के, वही तो बोला ना, ये चैप्टर में हल्का सा कंफ्यूजन होगा तुमको, कुछ केमिस्ट्री की बातें अलग है, यहाँ फिजिक्स की बातें कुछ अलग है। जैसे वो इक्वेशन में भी कुछ बदलाव है ना, डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस W है शायद वहाँ पर। तो तुम हीट सप्लाई कर रहे थे वहाँ पे या पिस्टन को ढकेल रहे थे सिर्फ? उसमें क्या किए थे तुमने?
जब एग्जाम्पल तुमने स्टडी कर रहे थे, ये क्वेश्चन जब आ रहा था तुम्हारा, तो तुम उसको हीट सप्लाई कर रहे थे या पिस्टन को ढकेल रहे थे? हीट सप्लाई कर रहे थे कि पिस्टन? हाँ, तो बराबर है ना। आपने क्या किया, पिस्टन को जोर से ढकेले, आपने क्या दिए, इंटरनल एनर्जी, है ना। अब इंटरनल एनर्जी देने कैसे क्या हुआ, अंदर की गैस गर्म हो गई, है कि। और वो वर्क डन का क्या इशू है, मेरे को केमिस्ट्री में ठीक से मालूम नहीं। चेंजेस है, कुछ तो भी बदला है उसके अंदर, वो कई सालों से चल रहा हो। और बच्चे कई बार गड़बड़ ये करते हैं, वहाँ के रूल यहाँ लगा देते हैं। नीट क्या जेई की नहीं करते। अरे कैसा, नीट वालों के लिए सौतेला है ना फिजिक्स, है ना। वही जेई वालों के लिए सगा रहता हो, सगा भाई दोस्त यार सब कुछ रहता फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स बोली जोड़ी, एक जेई वाले उल्टा केमिस्ट्री से वो बोलते हैं अरे यार ये क्या चीज़ है ना। मैथ्स एंड फिजिक्स उनको अच्छा लगता था क्योंकि वो रिलेटेड हुए थे ना काफ़ी। वाह, चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आप में से किसको नोट्स नहीं मिली थी? नोट्स किसको नहीं मिली थी? एन आइडियल गैस, आ जाओ स्वामी तेरा आगे बैठो तुम, अनस के पास बैठ, तो एक्सचेंज ऑफ हीट हो जाएगा थोड़ा तेरा। एन आइडियल गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर is given 200 joule of heat. The gas does 60 joule of work in the expansion, resulting from heating. Calculate the increase in internal energy in the process. चलो देखो, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, गिवन क्वांटिटीज लिखो। जब भी गिवन क्वांटिटीज लिखेंगे सबसे पहले ध्यान रखना साइन कन्वेंशंस का। बहुत आसान सा है। आइडियल गैस कंटेन्स इन अ सिलेंडर इज गिवन 200 जूल ऑफ हीट। गैस को हीट दी गई, यानी सिस्टम को हीट दी गई, यानी सिस्टम ने हीट गेन किया, तो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा भैया ठीक है भाई, तुम्हारा जो हीट सप्लाइड है इट इज़ प्लस 200 जूल। द गैस डज 60 जूल ऑफ वर्क। गैस ने 60 जूल ऑफ वर्क किया। वर्क इज डन बाय द गैस और ऑन द गैस? बाय द गैस, तो वर्क इज पॉजिटिव। तो भाई मैं केमिस्ट्री मत घुसेड़ो भाई इधर। प्लस 60 जूल और डेल्टा यू, आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया आपसे। वेरी सिंपल, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है 200 माइनस 60, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हुआ 140 जूल, यानी इंटरनल एनर्जी उसकी 140 से बढ़ जाएगी। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द चेंज इन internal energy of a gas kept
in rigid container when 150 joule of heat is supplied to it. इसका जवाब सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स देंगे, रेगुलर मतलब 12th वाले। ओरली निकाल सकते हैं आप इसका आंसर। रिजिड ठोस आगे पीछे मूव नहीं होगा। क्या रहेगा आंसर? 1 वही रहेगा 150 जूल। अरे भैया सिंपल सी बात है ना, रिजिड कंटेनर है तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्या उसका? अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो वर्क डन 0। तो डेल्टा क्यू पूरा का पूरा डेल्टा यू के बराबर। सिंस कंटेनर ये था हमारा इज रिजिड, क्योंकि कंटेनर रिजिड है तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू और डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 150 जूल, क्योंकि डेल्टा क्यू की वैल्यू 150 जूल है। आई थिंक पहले वाला हो चुका होगा आपका। तीसरा, a system releases 125 kilojoule of heat while 104 kilojoule of work is done on the system. Calculate the change in internal energy of the gas. गैस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता लगाओ। चलो पता लगाओ क्या आएगा। चलो करो कैलकुलेट, क्या आएगा पता लगाइए। उधर का क्वेश्चन हो गया लिखना, नहीं हुआ होगा तो नोट्स में से लिख लो, क्योंकि मैं आगे जब तक आपको ये छोड़ रहा हूँ सॉल्व करने के लिए और अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चौथे नंबर का हाँ 104। सेंटीमीटर क्यूब टू 200 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 1.0 into 10⁵ Pascal. Calculate the heat supplied by the gas in this process. इस प्रोसेस में हीट सप्लाइड बाय द गैस क्या रहेगा, कैलकुलेट करो। आया क्या आंसर इसका?
माइनस, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिस्टम रिलीजेस 125 किलो जूल, ये हीट रिलीज, तो ये तुम्हारा माइनस 125 किलो जूल, ये आया बराबर, साइन कन्वेंशन दिए थे बराबर। हीट रिलीज हुई, एब्जॉर्ब नहीं हुई, एब्जॉर्ब हुआ होता तो प्लस लेता, रिलीज हुई, ठीक है। अब आगे क्या, वाइल 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हाँ वर्क डन क्या आएगा, माइनस 104 किलो जूल, है ना, ये भी बराबर आया। फिर आपने ये फॉर्मूला लिया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, केमिस्ट्री का तो नहीं लगाया ना, लगाया, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, है ना। अब डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस 125 माइनस 104, तो माइनस 125 प्लस 104, 125 में से 104 गया, माइनस 21, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, तुम्हारा क्या आ रहा था आंसर, हाँ कुछ तो भी अजीब गरीब आंसर आ रहे थे तुम्हारे, नहीं इनके कितने लोगों को सही आए, चलो अच्छी बात है। नेगेटिव साइन का ध्यान रखें ना तो बराबर रहता हूँ। यकीनन कई लोगों ने लगाए होंगे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, मैं बोला ना कुछ तो लोग होंगे ही। अब चलो यहाँ आते, ये भी कमाल है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज गिवन बाय 1.5 पीवी, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन। अच्छा, इसने इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन दिया है प्रेशर और वॉल्यूम के साथ। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, पहले बताओ कौन सी चीज़ कांस्टेंट है और कौन सी चीज़ वेरिएबल है। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरिएबल है। अब इसने बोला इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, है ना, मगर प्रेशर तो कैसा है, कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, वॉल्यूम। बोले कैसे पता चला, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा वॉल्यूम इधर से उधर हुआ एट प्रेशर, ये तो सिर्फ वॉल्यूम बदला, और वॉल्यूम बदलने की वजह से कौन बदलेगा, इंटरनल एनर्जी। मतलब आप डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, 1.5 पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। आया ना समझ में। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया इसमें प्रेशर कितना है, 1 × 10⁵, या जस्ट उसको 10⁵ भी लिख सकता हूँ ना, काय को इतना 1 भी लिखो जबरदस्ती का। अच्छा चलो प्रेशर आ गया, डेल्टा वी कितना आएगा, चेंज इन वॉल्यूम। पहले कितना था 100, बाद में कितना था 200, 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। डायरेक्ट वैल्यू मत डालना मेरे भाई, मीटर में डालना पहले इसको। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता, -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 100 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। समझा कि नहीं समझा, अरे नहीं समझा, समझा ना। अब ऐसा है कि ये कितना हो जाएगा फिर 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। उसके अलावा और कुछ दिया हुआ है, कैलकुलेट द हीट सप्लाइड बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। ओके चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है डेल्टा क्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू प्लस वर्क डन। डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं मैं, 1.5 पी डेल्टा वी, और वर्क डन को क्या लिखूंगा मैं, सिर्फ पी डेल्टा वी नहीं लिखूंगा मैं। अरे भूल गए, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता तो वर्क डन पी डेल्टा वी होता। अब ये 1.5 पी डेल्टा वी और ये जस्ट पी डेल्टा वी, दोनों को मिलाओ क्या बन जाएगा, 2.5 पी डेल्टा वी। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 2.5 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 10⁵5, और ये कितना है डेल्टा वी 10⁻⁻⁴, यानी ये 10 हो जाएगा, फिर ये 25 जूल हो जाएगा आंसर। आएगी नहीं समझ में, देखो ये वाला तो हो ही गया होगा आपका। Next, when a system goes from state A to state B,
it is supplied with 400 joule of heat and it does 100 joule of work. For this transition, what is the system's change in internal energy? For this transition, what is the system's change in internal energy? ये पहला सवाल. दूसरा, if the system moves from B to A, what is the change in internal energy? तीसरा, if in moving from A to B along a different path in which WAB equals to 400 joule of work is done on the system, how much heat is absorbed? कितनी हीट एब्जॉर्ब की जाएगी? चलो इधर वाला हो गया ना? चलिए, तीन बातें पूछी गई है. When a system goes from A to B, it is supplied with 400 joule of heat and it does 100 जूल ऑफ वर्क. तो देखो भैया, सिचुएशन जब दी गई है कि जब आप ए से बी पे जा रहे हैं तो आपने क्या देखा कि सिस्टम को हीट सप्लाई करना पड़ी थी, यानी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया था. ए से बी के पाथ पर सिस्टम ने हीट क्या किया था? एब्जॉर्ब किया था. और वो कितनी हीट एब्जॉर्ब किया था? 400 जूल. और सिस्टम ने वर्क किया था कितना? 100 जूल. अब इसमें क्या पूछा है? सबसे पहला सवाल, फॉर दिस ट्रांजिशन व्हाट इज द सिस्टम्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी? इस सफ़र के लिए, है ना, इस बदलाव के लिए सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कितने से बदला? ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया, कुछ नहीं है इसमें. हम जानते हैं डेल्टा क्यूब इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू. डेल्टा क्यू क्या है? मैं यहाँ पर लगाना चीज़ भूल गया. ए बी लगाना ज़रूरी है क्योंकि बताने का है अपने को. ए बी के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं. डेल्टा क्यू ऑफ ए बी कितना है? 400 जूल. डब्ल्यू ऑफ ए बी कितना है? 100 जूल. देखो डेल्टा यू ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या है? 300 जूल, है ना. तो डेल्टा यू ऑफ ए बी जो है वो कितना है बेटा? 300 जूल है. अब आए दूसरा सवाल, क्या बोला हुआ है? इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम बी टू ए, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? देखो ए से बी, फिर बाद में वापस बी से ए पे आ रहे,
तुमको नहीं लगता ये साइक्लिक प्रोसेस हो रहा, ए से बी जा रहे फिर वापस बी से ए आ रहे। फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, 0। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए से बी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी बी से ए, ये क्या होता है, 0। तो मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा यू बी ए जो है ये डेल्टा यू ए बी के बराबर होगा, है ना, माइनस ऑफ डेल्टा यू ए बी के बराबर होगा। अब डेल्टा यू ए बी कितना है, 300 जूल, तो फिर डेल्टा यू बी ए कितना हो जाएगा, माइनस 300 जूल। आया समझे, ये दूसरा जवाब हो गया। तीसरा, इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग अ डिफरेंट पाथ। अब आप कोई और रास्ते से जा रहे हो, शुरू ए पे कर रहे हो, खत्म बी पे कर रहे हो, मैं कोई अलग रास्ते से, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 400 जूल। तो डब्ल्यू ए बी आपको दिया गया है 400 जूल। ओके, अब उसने पूछा हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो मैं बोलूँगा देखो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू ए बी डेल्टा यू ए बी प्लस वर्क डन ऑफ ए बी। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, वर्क डन ऑफ ए बी इस बार 400 जूल है, इस बार 400 जूल है। तो आप कहेंगे सर शायद डेल्टा यू ए बी अलग आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि याद होगा मैंने क्या कहा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। किस रास्ते से जा रहे हो उसको कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ किससे मतलब है, शुरू कहाँ किए, खत्म कहाँ पे किए। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है ना, डिस्टेंस पता फर्क पड़ता है डिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त कि आप किस रास्ते से गए, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते वक्त क्या है, शुरू कहाँ पे किए, खत्म कहाँ पे किए, बस वही मामला। तो तुम भले ही दूसरी जगह से जा रहे हो मगर पाथ तुम्हारा डिफरेंट हो, मगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट तो कैसा है, सेम है। तो फिर डेल्टा यू ए बी की अभी भी वही वैल्यू आएगी जो पहले आई थी, और वो कितनी थी, 300 जूल, मगर वर्क पाथ डिपेंडेंट है तो इसीलिए उसकी वैल्यू अलग आई थी। तो अब ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, 700 जूल। लिख लो। एक मिनट, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है ना, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, तो वर्क डन क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 100 हो जाएगा। समझ में आया, ऑन द सिस्टम है वो। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको हटा के नोट्स में से कॉपी करो क्वेश्चन। The pressure in a monoatomic gas increases linearly from 4 into 10 to the power 5 Newton per meter square to 8 into 10 to the power 5 Newton meter per square when its volume increases from 0.2 meter cube to 0.5 meter cube. Calculate work done by the gas. Second, increase in internal energy. Third, amount of heat supplied. और उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हमको दिया गया है एक डायग्राम। प्रेशर, वॉल्यूम। प्रेशर जो है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में है।
ए बी, ज़ीरो पॉइंट टू, 0.5, 4, 8। पेन कहाँ गया, मार्कर। चलिए सोचिए कैसे करेंगे कैलकुलेट। देखो वर्क डन निकालने के लिए तो बहुत आसान है, एरिया अंडर द कर्व लेना पड़ेगा। पीवी डायग्राम है ना, जब भी पीवी डायग्राम दिया रहे और आपको वर्क पूछा रहे तो आप क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो आपको सिंपली इस एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है। एक तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये ना पैरेलल साइड्स कितना है 4 और ये 8, इसका सम मल्टीप्लाई बाय हाइट। एक डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर बांट दो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में, वो ऐसा करके भी सॉल्व करो। दोनों में से जो भी एक तरीका आपको अच्छा लग रहा है वो करो, सॉल्व करो। बताओ वर्क डन कितना रहा पहले, वर्क क्या हुआ, सीधा बैठो फिर। वर्क डन कितना रहा पता लगाओ। एरिया अंडर द कर्व हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 4 और ये 8, तो 4 + 5, मगर याद रखें उसका पावर 10⁵ है ना, दिख रहा ना 10⁵ और मल्टीप्लाई बाय h यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स 0.2, 0.5, तो ये हो जाएगा 0.3 है ना। तो मैं यहाँ लिखूँगा ये कितना है 0.3 सेंटीमीटर क्यूब, या 0.3 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। सॉरी 4 + 8, हाँ, और 0.3 इंटू 10⁻⁻⁶। अच्छा 4 + 8 कितना होता 12, और 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 6 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻⁻1, या फिर 0.18 जूल। लेट मी चेक द आंसर। नहीं 1.8 इंटू 10⁵ जूल आ रहा है इसका आंसर। ये डायग्राम में देखो सेंटीमीटर क्यूब है कि मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है क्या, अरे हाँ मीटर क्यूब ही है। वो ब्रैकेट था, वो ऐसा ब्रैकेट था तो मैंने उसको सेंटीमीटर समझ लिया, तो मीटर क्यूब है। तो फिर ये 10⁻, डायरेक्ट आंसर जो रहेगा 0.3 मीटर क्यूब रहेगा, ये सिर्फ 0.3 रहेगा 10⁵, तो यानी 1.8 इंटू 10⁵ जूल्स। ये आ गया पहला। अब इंटरनल एनर्जी डायग्राम से तो नहीं निकलता डायरेक्ट, अगर निकालना भी है तो उसके लिए हीट सप्लाई की ज़रूरत होती है ना। अगर मान लो डेल्टा क्यू दिया हुआ है, डेल्टा क्यू दिया हुआ है और तुम्हारे को ये डायग्राम दिया हुआ है, तुम बोले डेल्टा क्यू दिया हुआ है, डायग्राम दिया मतलब उससे वर्क डन निकल गया, तो डेल्टा यू निकाल सकते हैं आप, डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू करके, मगर वो तो दिया नहीं, डेल्टा क्यू खुद पूछा था इससे। फिर सवाल उठा डेल्टा यू कैसे निकालूंगा, तो मैं पूछूंगा आपसे कि डेल्टा यू निकालने का कोई मेथड बताया नहीं गया कि आपको बताया गया, एक ही फॉर्मूला बताया म्यू सी वी डेल्टा टी, है ना। वो कब लगता है कोई जब गैस मोनोएटॉमिक डायटॉमिक है, क्या ऐसा कुछ बोला हुआ है क्या, ये दिख रहा मोनोएटॉमिक गैस है ना। और नंबर ऑफ मोल्स कुछ बोला क्या उसने, हाँ क्वेश्चन पढ़ोगे बाद द प्रेशर इन द मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीज लिनियरली फ्रॉम, अगर नहीं बोला उसने तो कैसा करेंगे देखते हैं। देखो फिर अब कैसा रहेगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू म्यू सी वी डेल्टा टी, और फिर मैं कहूँगा सी वी इज इक्वल्स टू कितना होता है 3/2 टाइम्स ऑफ आर, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू म्यू 3/2 टाइम्स ऑफ आर डेल्टा टी। अच्छा ठीक है, इसको ऐसा लिख सकता मैं 3/2 म्यू आर डेल्टा टी, शायद ऐसा देखने में आपको कुछ नजर आए, म्यू आर डेल्टा टी। इसको जगह क्या लिख सकते, मैं इसके जगह लिख सकता हूँ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, है ना, 3/2 टाइम्स ऑफ पी डेल्टा वी। अब तुम्हारी याददाश्त शायद से कमज़ोर है, तुमको याद नहीं, पी डेल्टा वी के जगह अपन ने म्यू आर डेल्टा टी लिखे थे, तो म्यू आर डेल्टा टी की जगह भी पी डेल्टा वी लिखा जा सकता है रिवर्स ऑर्डर में,
अब ऐसा है कि मेरे पास प्रेशर है क्या, अच्छा ठीक है, इसने वॉल्यूम प्रेशर तो बदल रहा है सारा यहाँ पे, मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है फिर यहाँ प्रेशर भी बदल रहा है, तो मुझे इसको ऐसा करना पड़ेगा डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, क्योंकि प्रेशर भी चेंज हो रहा है ना। देखो सिर्फ अगर ये चेंज हो रहा होता टेम्परेचर तो सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा होता तो मैं लिख देता पी डेल्टा वी, मगर यहाँ पर आपका वो भी चेंज हो रहा है, तो ये आप इसको लिखेंगे ऐसा P2 V2 माइनस P1 V1, है ना। बोले कैसे, अरे देखो भाई P1 V1 इज इक्वल्स टू म्यू आर T1, P2 V2 इज इक्वल्स टू म्यू आर T2। अब दोनों इक्वेशन को माइनस करो, P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल्स टू म्यू आर T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 क्या होता है, डेल्टा T होता है ना, तो P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल्स टू म्यू आर डेल्टा T, समझा। तो अब यहाँ पर ऐसा है क्योंकि प्रेशर भी बदल रहा है, अगर सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट होता तो मैं क्या लिख देता पी डेल्टा वी, मगर प्रेशर भी बदल रहा है तो फिर मुझे ये मजबूरन ये फॉर्मूला देना पड़ा, ठीक है। चलो ठीक है, P2 V2 माइनस P1 V1। अब ऐसा है कि हम लोग डेल्टा U लिखेंगे फिर 3/2 टाइम्स ऑफ R, P2 V2, P2 कितना भाई, P2 प्रेशर P2 8 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 0.5 माइनस P1 कितना है 4 × 10⁵, V1 कितना है 0.2, ओके, R नहीं आएगा, तो फिर ये हो जाएगा 3/2। देखो कैलकुलेशन कितना आता है, ये आप करो। तीसरा फिर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U अभी भी यहाँ से निकल कर आएगा, W तो पहले से अपने पास है, इसका आंसर आना चाहिए 4.8 × 10⁵ जूल, है ना। तो ये 4.8 प्लस 1.8 10⁵, तो 4.8 प्लस 1.8 कितना होगा, 6.6, तो 6.6 × 10⁵ जूल। वेल दैट्स इट। न्यूमेरिकल्स हुए नहीं है अभी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, 2-3 और बाकी है, तो कल ले लेंगे हम लोग क्योंकि सर भी आ गए, है ना। बाकी का हम लोग फिर देखते हैं कल। हाँ कल का भी एक बाकी है ना, वो कल ही देखते फिर। अब कल बोला था ना मैंने, कल ही